Hello and welcome to the YouTube channel of Tathagat IAS. Previously, we have discussed the syllabus of Public Administration Unit 5 of the paper 2, as well as we discussed the definition of administration, public administration. We understood the difference between administration and public administration. In the previous lecture, we discussed the definition given by F. A. Negro about public administration, uh, as well as we studied the definitions given by Woodrow Wilson, L. D. White about the public administration. So basically, we have a slight idea about what public administration actually is, what might be the scope of public administration from understanding the definitions given by various thinkers. We also understood the difference between administration and public administration, because administration can be of various types, like private administration और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो बेसिक डिफरेंस है, पब्लिक वेलफेयर का गोल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होगा और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का गोल प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में होगा। ये सारी चीजें हम अब तक देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हमने नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बात करनी है। जब भी किसी चीज का हम नेचर देखते हैं, जैसे मान लो डिस्कशन अपना चलता है किसी व्यक्ति के बारे में, हम जब बात करते हैं तो जनरली अपन बोलते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति का नेचर जो है अच्छा है, किसी व्यक्ति का नेचर जो है बुरा है। तो हम बेसिकली क्या बात करते हैं कि उसके नेचर के बारे में, मतलब एग्जैक्टली हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके बर्ताव के बारे में शायद हम बात करते हैं कि वो सब का एक सम कैलकुलेशन निकाल के अपने जजमेंट पे पहुंचते हैं कि नेचर अच्छा है या बुरा है। वैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जब हम नेचर देख रहे हैं तो यहाँ पे हमने ये नहीं करना है कि इसका नेचर अच्छा है कि बुरा है। हमने ये देखना है बेसिकली कि नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में व्हाट माइट बी द फीचर्स, व्हाट विल बी द फीचर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कितना एक स्कोप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हो सकता है, बाउंड्रीज कहाँ तक है। ये चीजें हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नेचर से पता चलती है। कुछ थिंकर्स है जिन्होंने एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नेचर को समझाने की कोशिश की है। कुछ थिंकर्स है जिन्होंने एक नैरोअर पर्सपेक्टिव से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझाने की कोशिश की है। दो शब्द मैंने यूज करे यहाँ पे, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, दूसरा नैरोअर पर्सपेक्टिव। अब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मतलब क्या, शायद हो सकता है एक बड़े लेंसेज से, एक बड़े स्कोप, बड़े दायरे के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखा जा रहा है। कुछ थिंकर्स के द्वारा नैरो स्कोप के साथ, कि मतलब एक छोटे से व्यू के साथ, या फिर बोलो कि स्कोप जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, कुछ थिंकर्स को लगता है कि कुछ समूह की, छोटे से समूह की एक्टिविटीज से संबंधित है। तो वही उसी चीज की चर्चा हमने बेसिकली आज के इस वीडियो में करनी है। तो नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नेचर जो है थिंकर्स को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में वहां पे रखा हुआ है, इंटीग्रल व्यू एंड मैनेजरियल व्यू। इंटीग्रल व्यू को ही हम ब्रॉडर व्यू बोल सकते हैं, क्यों वो मैं आपको अभी बताता हूं। और मैनेजरियल व्यू जो है उसको हम एक नैरोअर व्यू भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बोल सकते हैं, कि एक ब्रॉडर व्यू और एक नैरोअर व्यू। अब ब्रॉडर और नैरो क्यों बोला, तो उसके पहले ये समझना जरूरी है कि इंटीग्रल व्यू का मीनिंग क्या है। इंटीग्रल व्यू में थिंकर्स क्या बोल रहे हैं, कौन से वो थिंकर्स है। मैनेजरियल व्यू में या फिर नैरोअर व्यू में थिंकर्स क्या बोल रहे हैं और वो कौन से थिंकर्स है। जहां तक पॉसिबल है अपन ने जो भी डिस्कशन है अपना, ये एमपीपीएससी के स्कोप के अकॉर्डिंग समाप्त करने की कोशिश की है। एमपीपीएससी के स्कोप के अकॉर्डिंग अपने लेक्चर्स को सीमित रखने की कोशिश की हुई है। वैसे नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को काफी डीपली, काफी ब्रॉडली समझा जा सकता है, काफी ब्रॉडली उसको हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जहां तक एग्जाम का स्कोप है, टू द पॉइंट रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा फायदा हम वहां पे निकाल पाएंगे। तो आते हैं इंटीग्रल व्यू के ऊपर, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इंटीग्रल व्यू का मीनिंग क्या है। जैसे आपको गवर्नमेंट के अंदर जो अपने ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में हायरार्की के बारे में थोड़ा बहुत एक आइडिया होगा कि हायरार्की किस प्रकार से होती है। एक लोअर रंग से लेके तो ऊपर के ऑफिसर्स, मतलब एक अपन बोलते हैं कि सीडी है, एक लैडर है, उसमें अलग अलग लेवल पे ऊपर क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग ऑफिसर्स होते हैं। जैसे अगर मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन में किस प्रकार की हायरार्की होगी। तो जैसे मान लो सबसे नीचे हो सकता है वहां पे कांस्टेबल हमें दिखे, उसके ऊपर हमें शायद हो सकता है हेड कांस्टेबल दिखे, उसके ऊपर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एएसआई हम जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर एसआई, उसके ऊपर हो सकता है कि आपके जो पीआई होते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर, या फिर एपीआई, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर। अब ये जो नाम है ना, ये नाम अलग अलग क्षेत्रों में या फिर अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के दिए जाते हैं, लेकिन ब्रॉडली कुछ उस इसी प्रकार की हायरार्की हमें देखने को मिलेगी। नाम बस बदलेंगे, लेकिन मोर और लेस हायरार्की जो है वो सिमिलर रहेगी। उसके ऊपर पीआई आएंगे आपके पुलिस इंस्पेक्टर, उसके ऊपर डीएसपी, और उसके ऊपर फिर जिले के एसपी। बड़ा जिला है तो एसएसपी भी होते हैं, फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस।
तो कुछ इस प्रकार की हायरार्की हमें लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। अब देखिए ये लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी अलग अलग स्तर के ऊपर शुमार जो अफसर है बोलो या फिर जो भी कर्मचारी है लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इन सारों का गोल अगर देखा जाए तो यूनिफाइड गोल वहां पे हमें देखने को मिलता है। यूनिफाइड गोल क्या होगा लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन का डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कि एक शांति बनाए रखना, कुछ अगर अनुचित एक्टिविटीज, कुछ इलीगल एक्टिविटीज, इलिसिट एक्टिविटीज होती है तो उनको टाइमली प्रिवेंट करना, और अगर कुछ एक्टिविटीज होती है तो उनको जिन्होंने भी वो एक्टिविटीज करी है, जो भी लोग उसके लिए ब्लेम करने के लिए है, उनको अरेस्ट करना, उनको जेल के अंदर मतलब डालने के लिए चार्जशीट वगैरह फाइल करके लॉफुली उनको जेल के अंदर भेजना। ये काम एक लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन का डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब जो इंटीग्रल व्यू का मानना है, जो थिंकर्स है जैसे एल.डी. वाइट हो गए, डिमॉक हो गए, इनका मानना है कि भाई ये जो लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर इस प्रकार के और भी किसी भी कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, जैसे फॉर एग्जांपल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर किसी भी और भी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, इन सारे एक्टिविटीज, इन सारों की एक्टिविटीज, कांस्टेबल से लेके तो जिले के एसएसपी तक, इन सारों की एक्टिविटीज सम टोटल अगर हम इसकी करेंगे सबके एक्टिविटीज की, तो ये सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ दिस ऑल ऑफिसर्स या फिर ऑल दोज हु आर included in the hierarchy of district law and order administration is part of a public administration। ये कहना है इंटीग्रल व्यू वालों का कि भाई ऊपर से जो लोग हैं, ऊपर से लेके नीचे तक का जो आपका ऑफिसर होगा बोलो या फिर कर्मचारी होगा, सारों के एक्टिविटीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल है। सारों के एक्टिविटीज का गोल जो भी होता है, मतलब पब्लिक गोल अचीव करना, तो सारों की एक्टिविटीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आएगी, ऐसा मानना है इंटीग्रल व्यू वाले थिंकर्स का। मैंने एग्जांपल आपको बताया, क्या एल.डी. वाइट है इसके अंदर, लियोनार्ड वाइट, उसके बाद डिमॉक है, इन दोनों का मानना है, और भी वुडरो विल्सन का भी अपन इसको इंटीग्रल व्यू में रख सकते हैं। इनका मानना है कि सारों की एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग शामिल होंगे, लोवेस्ट ऑफिसर से लेके तो हाईएस्ट ऑफिसर तक, सारों की एक्टिविटीज इसके अंदर शामिल है। अब देखिए क्या होता है ना, जैसे एसएसपी है, जिले के एसपी है, तो हो सकता है इनका जो काम है ये कभी फील्ड के ऊपर उतर के किसी को पीछे भागेंगे नहीं। जैसे मान लो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ये ऐसा हमें देखने को मिल सकता है कि कोई चोर वहां पे कुछ छोटी मोटी चोरी करके भाग रहा है तो ये इनके पीछे भागेंगे, इनका काम फील्ड में है। वहीं पे आप अगर मुझे बताए कि भाई कभी जिले के आपने एसपी को, जिले के एसएसपी को देखा है कि किसी चोर के पीछे वो भाग रहे, तो इस प्रकार के काम जो है, मान लो एक मैनुअल एक्टिविटीज है, ये काम इनका नहीं है। इनका अगर हम काम देखते हैं जिले के अंदर, तो एक कंट्रोल, इन सारों के बीच में कोऑर्डिनेशन, इन सारों के एक्टिविटीज किस प्रकार से होगी उसके लिए प्लानिंग, इन सारों को एक प्रकार से डायरेक्शन देने का काम, किस प्रकार के लोग हमें लोअर रंग के ऊपर शामिल करने हैं उसके लिए प्लान बनाने का काम। मैनेजरियल फंक्शंस बेसिकली हमें टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट्स के देखने को मिलते हैं। मैनेजरियल फंक्शंस मतलब क्या, कि ये ऊपर से चीजों को मैनेज कर रहे हैं, जो नीचे की जो एक्टिविटीज होगी हायरार्की में, उनकी एक्टिविटीज को मैनेज करने का काम है। तो इनके मोर और लेस जो टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट होते हैं उनका काम मैनेजरियल फंक्शन का होता है। कुछ लोगों का काम शायद हो सकता है, जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं तो नीचे लेवल के ऊपर शायद कुछ अलग हायरार्की में कुछ आपको फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स वगैरह हायर करे हुए देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर हो सकता है कि कोई मान लो दूसरे और डिपार्टमेंट से कुछ, मान लो जैसे साइबर क्राइम के लिए आपने कोई टेक्नोक्रेट हायर करा है, ठीक है, तो इनका जो काम होगा वो टेक्निकल काम होगा। जैसे अगर कोई कंप्यूटर इंजीनियर को साइबर एक्सपर्ट के तौर पर पुलिस ने हायर करा हुआ है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर हायर करा हुआ है, अब इसको इस हायरार्की में अपन कहां पे, इसमें तो एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर इनके काम का नेचर हम अगर देखते हैं तो इनका काम का नेचर होता है टेक्निकल, इनका हो गया मैनेजरियल। अब कुछ लोग होंगे जो एफआईआर लिखेंगे, मुझे बताइए जिले के एसपी एफआईआर लिखते हैं क्या, जिले के एसएसपी एफआईआर लिखते हैं क्या? सीधा आंसर है नहीं। जिले के एसपी एसएसपी का काम है कि भाई वो एफआईआर जब लोग आएंगे दायर करने के लिए, दाखिल करने के लिए, तो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, जिसको भी वो काम दिया गया है वो जल्द से जल्द वो एफआईआर लिखे और साथ साथ उसकी कॉपी जो है वो आम जनता को दे दे, उसके बारे में जानकारी दे दे। तो ये काम जो है, जैसे अगर देखते हैं हम, तो यहाँ इस लेवल के जो ऑफिसर्स है इनका काम में हम देखने को मिलता है कि थोड़ी मैनुअल एक्टिविटीज और कुछ प्रकार तक हम बोल सकते हैं कुछ हद तक क्लेरिकल एक्टिविटीज भी इस लोअर रंग ऑफ हायरार्की में शामिल होती है, शुमार होती है। लोअर लोग वहां पे मैनुअल क्लेरिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, इनकी भी कुछ उस प्रकार से थोड़ा सा एक एडवांस लेवल के ऊपर एक्टिविटीज हो सकती है, थोड़ा बहुत प्लानिंग, थोड़ा बहुत मैनेजिंग का फंक्शन पीआई लेवल तक हमें देखने को मिल सकता है। और ऊपर जो सबसे टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट होंगे वो मैनेजिंग का काम बेसिकली कर रहे हैं कि पूरे हायरार्की को कैसे मैनेज करना है, बाकी जो भी अपन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर लोग हायर कर रहे हैं तो इनको कैसे मैनेज करना है, ये देखने का काम ऊपर के ब्यूरोक्रेट का होता है।
अब बस मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में वो भी लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। वहां पे एजुकेशन की बात हो सकती है, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो सकती है, आपके रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो सकती है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन निकालोगे आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी का, तो आपको दिखेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्किकल सेटअप है, और हायरार्किकल सेटअप जरूरी होता है यूनिटी ऑफ कमांड इंश्योर करने के लिए। अगर ये हायरार्की नहीं है, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, तो फिर जो आप ऊपर प्लान बना रहे हैं वो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि वो नीचे के लोग जो है वो इंप्लीमेंट करे, अप्लाई करे। तो डिसिप्लिन मेंटेन होती है ऐसे हायरार्किकल सेटअप से। और हमें हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आज की डेट में, अगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में हम अगर देखें, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में हमें इस प्रकार का हायरार्किकल सेटअप देखने को मिल सकता है। हर एक का काम डिवाइडेड है, हर एक की ड्यूटी डिवाइडेड है, और किसका काम क्या होगा, किसको किस प्रकार की ड्यूटी देनी है, कुछ हद तक डिस्क्रिप्शन जो होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास, टॉप लेवल ब्यूरोक्रेसी के पास होता है। तो इंटीग्रल रिव्यू वालों का क्या बोलना है, एलडी वाइट का हो या फिर मान लो डिमॉक का हो, इनका बोलना है कि भाई ये एसएसपी से लेकर तो कांस्टेबल, मतलब हाईएस्ट लेवल ब्यूरोक्रेट से लेकर तो लोअर लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जिसको हम स्ट्रिक्ट लेवल ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, उन सबकी एक्टिविटीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल है। ये कहना है इंटीग्रल व्यू के थिंकर्स का। ठीक है, अब मैंने उनके एक्टिविटीज को यहाँ पे आपके लिए डिवाइड किया था। कुछ एक्टिविटीज को मैनेजरियल एक्टिविटीज कह सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज को मैनुअल और क्लेरिकल एक्टिविटीज कह सकते हैं, तो कुछ एक्टिविटीज को हम टेक्निकल एक्टिविटीज, जैसे इनकी जो एक्टिविटीज होंगी जो बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर को सपोर्ट ही कर रहे हैं, तो इनकी एक्टिविटीज को हम टेक्निकल एक्टिविटीज कह सकते हैं। तो in integral view of the public administration, the thinkers such as L.D. White or Dimock says that the activities such as technical, managerial, manual or clerical, all those activities are included in the act of public administration in the public administration. Whereas the thinkers or proponents of managerial view say that, or they hold a view that only managerial activities are included in the public administration and not टेक्निकल, नॉट क्लेरिकल, नॉट मैनुअल। बात समझ रहे हैं आप कि इंटीग्रल व्यू में सारी एक्टिविटीज, मैनेजरियल, क्लेरिकल, मैनुअल, सारी एक्टिविटीज शामिल होगी, लेकिन मैनेजरियल व्यू का जो कहना है वो कहते हैं कि भाई बस मैनेजरियल एक्टिविटीज ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर शामिल है, इसमें बाकियों की एक्टिविटीज वहां पे नहीं आती है। और मैनेजरियल व्यू का फिर कहना है कि भाई ये जो पोस्ट कॉर्प का एक उन्होंने थ्योरी दिया हुआ है, लुथर गुलिक ने, पोस्ट कॉर्प फुल फॉर्म अगर बताऊं यहां पे, तो ये पोस्ट पी मतलब आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सीओ का कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग, इस प्रकार की चीजें। ये जो एक्टिविटीज है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये सारी जो एक्टिविटीज होती है, लुथर गुलिक का मानना है, जो प्रोपोनेंट है मैनेजरियल व्यू के, कि ये जो एक्टिविटीज करी जाएगी, ये करी जाएगी बस मैनेजर्स के द्वारा, टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, और उन्हीं की एक्टिविटीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल है, ना कि ये मैनुअल, क्लेरिकल या फिर टेक्निकल एक्टिविटीज। तो क्लियर सी चीज है, सिंपल सी चीज है जो आपको वहां पे बताई जा रही है। देखो जैसे यहाँ पे इंटीग्रल व्यू में भी वही बात जो हमने अभी स्कीमेटिक में करी, कि अकॉर्डिंग टू दिस व्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज सच एज मैनेजरियल, क्लेरिकल, manual undertaken in an organization to achieve a given objective. The objective in case of the example which we have discussed previously was the law and order administration. The aim or objective of law and order administration in district can be to maintain law and order, it can be to maintain peace, to prevent crimes, or if the crime has been committed, to punish those who have committed those particular crimes. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली होंगे हमें हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन के। ठीक है, तो इनमें जो भी एक्टिविटीज वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए करी जा रही हो, किसी भी नेचर की एक्टिविटीज हो, सारी एक्टिविटीज शामिल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ऐसा कहना है इंटीग्रल व्यू के प्रोपोनेंट्स का। और वो प्रोपोनेंट्स कौन से है फिर, आपके एलडी वाइट है और डिमॉक है। ठीक है, 3 नंबर में सीधा सीधा क्वेश्चन वहां पे बन सकता है कि हु आर द प्रोपोनेंट्स ऑफ इंटीग्रल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो एलडी वाइट एंड डिमॉक आर द प्रोपोनेंट्स ऑफ इंटीग्रल व्यू ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सीधा सा 3 नंबर आपको वहां पे मिल जाएंगे। दूसरी चीज यहाँ पे पूछी जा सकती है कि व्हाट आर द वेरियस व्यूज, या फिर मेंशन द 2 व्यूज ऑफ द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप सीधा वहां पे 3 नंबर में मेंशन कीजिए इंटीग्रल व्यू और मैनेजरियल व्यू, साथ साथ ब्रॉडर व्यू और नैरो व्यू स्लैश देके वहां पे आप लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा और 3 में से 3 मार्क मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे इंटीग्रल व्यू में कहा जा रहा है, लिखा मैंने आपको दिया है कि इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू बी स्टडीड विद द इंटीग्रल अप्रोच, एज 90% ऑफ वर्क ओरिजिनेटिंग एट द क्लेरिकल लेवल इज ओकेड एट टॉप लेवल, एंड दैट इज व्हाई क्लर्क और बाबू is termed as a kingpin in the Indian administration.
जो नीचे लेवल के ऊपर ऑफिसर्स है ना, जैसे अगर आप लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन में देखोगे, थोड़ा सा रिसर्च करोगे, पढ़ोगे चीजें, तो आपको पता चलेगा कि ज्यादा मात्रा में जो बर्डन है काम का, वो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एएसआई एसआई इस लेवल तक है। मतलब लोअर रंग्स में बहुत ज्यादा मात्रा में लोड है काम का, क्लरिकल एक्टिविटीज काफी ज्यादा है। डायरेक्शन देने का, प्लानिंग करने का काम तो ऊपर के ऑफिसर्स वहां पे कर लेते हैं, लेकिन बर्डन जो है काम का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, वो नीचे लेवल के ऑफिसर्स तक बहुत ज्यादा है। और अगर आप कोई भी एक मान लो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन विजिट करते हैं, कोई भी आपका काम है, कागजी कार्रवाई वहां पे करनी पड़ती है, कोई भी चीज का आपको वहां पे प्रमाण देना पड़ता है, या फिर मान लो कोई सर्टिफिकेट आपको चाहिए, तो सारी एक्टिविटीज कहीं ना कहीं क्लर्क से ही ओरिजिनेट होती है। और इसलिए क्लर्क को जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में किंग पिन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। जो ज्यादातर वर्क वहीं से ओरिजिनेट होता है, टॉप लेवल पे बस वहां पे साइन करी जाती है। इतना टाइम नहीं है वहां पे टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट्स को कि वो सारी चीजें एकदम बारीकी से पढ़े, बारीकी से उसके अंदर वो लिखे, इतना काम नहीं है उनके पास। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के लगभग 80 से 85 अलग अलग कमिटीज के हेड होते हैं। जब 80 से 85 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के कमिटीज के हेड है, इंचार्ज है ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के डिस्ट्रिक्ट में, तो ऐसे में उनके पास ये क्लेरिकल काम के लिए टाइम समय नहीं होता है, और क्लर्क के द्वारा जो काम करा जाता है फिर वो ओके करा जाता है टॉप लेवल के ऊपर। यही चीज इस तीसरे पॉइंट में वहां पे कही जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट व्यू है आपका मैनेजरियल व्यू। मैनेजरियल व्यू में हमने समझा कि ओनली दोज एक्टिविटीज विच आर मैनेजरियल इन नेचर आर इंक्लूडेड इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा कहना है मैनेजरियल व्यू के प्रोपोनेंट्स का। एंड हु आर दोज प्रोपोनेंट्स? हर्बर्ट साइमन हो गए, स्मिथबर्ग हो गए, थॉमसन, लूथर गुलिक आर द प्रोपोनेंट्स ऑफ मैनेजरियल व्यू। यहां पे भी एक 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि हु आर द प्रोपोनेंट्स ऑफ मैनेजरियल व्यू, तो आप सीधा सीधा नाम लिखेंगे, 3 में से 3 मार्क्स मिल जाएंगे। और मैनेजरियल व्यू में क्या कहा जाता है वो मैंने स्कीमेटिक में आपको एक्सप्लेन किया था कि मैनेजरियल व्यू आप पढ़ लीजिएगा तो समझ आ जाएगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स ओनली द मैनेजरियल एक्टिविटीज। जैसे वहां पे लॉ एंड ऑर्डर केस में हमने देखा कि एक्टिविटीज ऑफ एसएसपी, एसपी या फिर डीएसपी, जो एक टॉप रंग ब्यूरोक्रेसी है, टॉप लेवल ब्यूरोक्रेसी है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बस उन्हीं के एक्टिविटीज को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल किया जाएगा, ऐसा कहना है मैनेजरियल व्यू के प्रोपोनेंट्स का। तो 2 व्यूज हमने पढ़े, एक इंटीग्रल व्यू, दूसरा मैनेजरियल व्यू। अब थोड़ा सा इसका कंक्लूजन पे आते हैं कि जैसे जहां तक बात है अपने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में किस प्रकार का व्यू अप्लाई होता है, तो यहाँ पे समझ लीजिएगा कि दोनों व्यूज को हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई कर सकते हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स, कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होंगे जहां पे इंटीग्रल व्यू ज्यादा मात्रा में हमें प्रॉपरली अप्लाई होता हुआ दिखेगा। जरूरी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में हमें व्यू अप्लाई करना ही है। अगर हम एनालिसिस करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, तो हमें समझ आता है कि नहीं नहीं भाई, जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। पोस्टल डिपार्टमेंट में जो टॉप लेवल पे ब्यूरोक्रेट है और जो लोवेस्ट लेवल के ऊपर पोस्टमैन है, सभी की एक्टिविटीज वहां पे इंपॉर्टेंट है। लेटर ही नहीं पहुंचेगा जिसके तक पहुंचाना था, तो क्या मतलब आएगा आपका पूरे के पूरे एक्टिविटीज का, जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं उन सारी चीजों का। तो यहाँ पे अगर देखते हैं हम पोस्टल डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो इंटीग्रल व्यू का एक बेस्ट एग्जांपल हमें देखने को मिलता है। वहीं पे अगर मैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, बजटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, इनकी अगर मैं बात करता हूं, तो ये जो पॉस्कोर व्यू है जो लूथर गुलिक ने दिया, इस पॉस्कोर व्यू को हम जो है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जब बनता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और उन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज का यूज करते हैं। और जब वो यूज करेंगे तो उसके लिए प्लानिंग लगेगी, और जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनके अंदर कोऑर्डिनेशन लगेगा, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो अकाउंटेबिलिटी उनके इंश्योर करने के लिए रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म वहां पे लगेगा। तो ये सारी जो एक्टिविटीज है, पॉस्कॉर्प जो चीज है, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करी जा सकती है। वही पॉइंट दूसरे इस पॉइंट में आपको दिखेगा, वो जो मैंने अभी आपको बताया। पहले चीज में क्या लिखा हुआ है कि पोस्टल डिपार्टमेंट का जो भी जस्ट बताया मैंने आपको, और दूसरे इसमें कि वेयर एज द मैनेजरियल व्यू कैन बी अप्लाइड टू ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन since POSCOR, planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting and budgeting activities are as prescribed by Luther Gulick are present in every organization। वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होने दो या फिर वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कोई एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन होने दो, POSCOR व्यू तो सभी जगह पे कॉमन आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमने समझा। नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 5 मार्क्स के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट बिट है एमपीपीएससी के लिए। सीधा पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वहां पे जितने भी पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताए आप सीधा सीधा लिख देंगे, या फिर आपको एग्जांपल के तौर पर बता देंगे तो और बेहतर वहां पे होगा। मैंने वहां पे आपको लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जांपल दिया था। आप गूगल पे सर्च करके रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की हायरार्की निकाल सकते हैं। नायब पटवारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, फिर आपके रेवेन्यू ऑफिसर है कोई, फिर एसडीएम है, डीएम है, तो इस प्रकार का एक हायरार्की निकाल सकते हैं।
टॉप लेवल के जो होंगे उनके मैनेजिंग के फंक्शन होंगे, लोअर लेवल के फंक्शंस क्लेरिकल मैनुअल एक्टिविटीज हो सकती है, वहीं पे कुछ अगर टेक्नोक्रेट को आप इंक्लूड करते हैं तो उसकी एक्टिविटीज टेक्निकल नेचर की हो सकती है। मैनेजरियल व्यू में बस मैनेजरियल नेचर की एक्टिविटीज आएगी, और आपके इंटीग्रल व्यू में सारी एक्टिविटीज मैनेजरियल हो, क्लेरिकल हो, मैनुअल हो, टेक्निकल हो, वो सारी एक्टिविटीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आएगी, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो दोनों व्यूज है, जो नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये समझ में आया होगा। ये लेक्चर अगर आप पहली बार देख रहे हैं, पहला ही ये लेक्चर से शुरुआत आपने करी है, तो इसके पहले कुछ 4-5 वीडियोस अपने हुए हैं, 4-5 चीजें अपने डिस्कस करी, अलग अलग बिट्स डिस्कस करे हैं। ये देखने से देख लिया होगा पूरा आपने, तो वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको थोड़ा सा कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। ठीक है, थैंक यू।